हर ईडियम के पीछे एक कहानी होती है, इंटरेस्टिंग सी बैक स्टोरी होती है। और अगर किसी ईडियम को आपको याद करना हो ना, सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी कहानी से आप उसको रिलेट कर लें। इस मेथड से होता ये है कि इंटरेस्टिंग वे में आपकी तैयारी हो जाती है एग्जाम्स की। सारी ईडियम्स कहानियों के साथ में आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। मेरा भी पर्सनली यही तरीका था याद करने का। और आज इसी सीरीज़ के पार्ट नंबर 7 में सभी का वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। इस सीरीज़ के अंदर 400 ईडियम्स को हम कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट्स को ज़रूर से कवर कर लेना। ऑलमोस्ट 150 पौने 200 ईडियम्स हो चुकी हैं। चलिए शुरू करें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सीरीज़ को। चैनल पर नए आए हैं तो फॉलो बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की पहली ईडियम है टू निप समथिंग इन द बड। दिमाग पे अब ज़्यादा जोर नहीं डालना है, सिर्फ कहानी सुनते जाओ। देखिए, बड का मतलब होता है कली। कली मतलब किसी भी फूल की डेवलपिंग स्टेज, जहाँ पे वो फूल जो है बड़ा होना शुरू होता है। और निप का मतलब होता है चुटकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पिक्चर से आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस पोस्चर को बोलते हैं निप, और ये जो दबा रहा है ना, इसको बोलते हैं कली, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में एक फ्लावर। अगर आप किसी कली को, किसी को, बड को निप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस फूल को खिलने से पहले रोक रहे हैं। और अगर ज़िंदगी में किसी गलत काम के शुरुआती स्टेज में ही आप उसको ख़त्म कर दें, वहाँ पे इस ईडियम को यूज़ किया जाता है। रेगुलर फिजिकल चेकअप कैन हेल्प अस निप सेवरल मेजर डिसीजेज इन द बड। लगातार फिजिकल चेकअप जो है वो हमें मदद कर सकता है ख़त्म कर देने में, निप कर देने में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को, मेजर डिसीज़ को उनकी डेवलपिंग स्टेज में इन द बड। तो यहाँ से आपको इसको रिलेट करना है। कोई भी गंदी चीज़ हो जिसको आप देखते ही शुरुआती स्टेज में ही ख़त्म करना चाहें तो आपको करना है बस उसको निप इन द बड। समझ में आ गया? चलो आओ नेक्स्ट ईडियम पे। बिसाइड द मार्क या बिसाइड द पॉइंट। बहुत ही आसान सी ईडियम है ये। देखो, ये आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पर निशाना लगाने की कोशिश की गई थी इस जगह पे, लेकिन निशाना लगा जा करके इस जगह पे। बिसाइड का मतलब होता है साइड में, और मार्क का मतलब होता है निशाना। मार्क मतलब ये पॉइंट, निशाना। जहाँ पे निशाना लगना हो वहाँ पे निशाना ना लगे, तब इस ईडियम को यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात कर दें आप जिसका मेन थीम से, डिस्कशन से कोई भी कनेक्शन ना हो। अपने बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, अचानक से आप रिलीजन की बात करने लगे तो मैं बोलूँगा कि भाई आपकी जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, स्टेटमेंट्स हैं, दोज आर बिसाइड द पॉइंट या बिसाइड द मार्क। समझ में आ गई? समथिंग इररिलेवेंट टू द मेन इश्यू या थीम कहलाता है बिसाइड द मार्क। द रिस्पॉन्स ऑफ द मिनिस्टर ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन वॉज बिसाइड द मार्क। मिनिस्टर साहब का जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी इस सवाल पे जो था राइज होते हुए इन्फ्लेशन का, कह रहा है वो रिस्पॉन्स अपने आप में पूरी तरीके से इररिलेवेंट था, बिसाइड द मार्क था। महंगाई की बात हो रही है और मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, है ना। इस तरह की कहानियाँ होती है ना, तो उसको अपने यूज़ कर सकते हैं ईडियम को, बिसाइड द मार्क। चलो आ जाओ नेक्स्ट ईडियम पे। कहानियाँ पकड़ते जाओ बस। स्ट्रॉ इन द विंड। देखो, स्ट्रॉ मैंने आपको एक ईडियम पहले करवाई थी, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा। भूसा क्या होता है? ये खल जो पशु पक्षी खाते हैं। ये भूसे का मैन क्या होता है? एक इस तरह का पुतला जो जंगल में या किसी खेत में खड़ा रहता है। इसको स्केयर क्रॉ भी बोलते हैं, स्केयर क्रॉ। ये आसपास के पक्षियों और पशुओं को जो है डराने का काम करता है। तो ये स्ट्रॉ नाम का जो वर्ड है ना, उसी से ईडियम स्ट्रॉ इन द विंड भी बनी है। अब देखो कैसे, आप खेत में काम कर रहे हो, एक किसान हो, और अचानक से आपकी आंख में बहुत सारा स्ट्रॉ, बहुत सारा एक खल जो है आने लगे। इसका मतलब पता है क्या है? आप एक आने वाले तूफान की अंदेशा आपको मिल रहा है कि बहुत तेज से हवा चल रही है, तूफान आने वाला है। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब है जैसे किसान की आंख में जब खल पड़ने लगती है तो वो समझ जाता है कि तूफान इस दिशा से आ रहा है। वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ की इंडिकेशन मिले, फोर टेलिंग मिले, प्रिडिक्शन मिले, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ इन द विंड। जनरली बुरी चीज़ों के लिए स्ट्रॉ इन द विंड यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए भी आप इसको यूज़ करते हुए देखेंगे। अ पब्लिक आर्ग्यूमेंट बिटवीन द PM एंड द आर्मी चीफ वॉज अ स्ट्रॉ इन द विंड फॉर अ पॉसिबल कू। एक खुले में जो आर्गुमेंट थी PM और आर्मी चीफ के बीच में, ये एक स्ट्रॉ इन द विंड की तरह था। ये एक फ्यूचर इंडिकेशन की तरह था, जो था एक पॉसिबल कू का, यानी कि तख्ता पलट का, बगावत का। ये आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। आर्मी चीफ और PM की अगर बहस हो जाए तो समझ लेना कि एक कू हो सकता है, कभी भी पहले भी पास्ट में हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इस ईडियम को कनेक्ट करके रखना है स्ट्रॉ और विंड से।
किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन YET योर इंग्लिश ट्यूटर को। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी सभी SSC एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे UPSC हो, बैंकिंग हो या SSC हो। हज़ारों लोग कोर्सेज का फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास द रोप। रोप का मतलब रस्सी। अब आप बोलोगे सर ये कैसी ईडियम है, रस्सी का क्या करें? भाई रस्सी जो है ना, ये सबसे अच्छा सिंबल होता है फांसी का। रोप का मतलब है जो फांसी की सज़ा, डेथ पेनल्टी। आ रही बात समझ में? किसी को फांसी की सज़ा मिल जाए तो आप उसको बोल सकते हैं कि द पर्सन हैज़ बीन गिवन टू द रोप। द जज गेव द सीरियल किलर द रोप फॉर हिज इनह्यूमेन क्राइम्स। जज ने सीरियल किलर को दे दिया रस्सी उसके इनह्यूमेन, अमानवीय क्राइम्स के लिए, गुनाहों के लिए। अब रस्सी देने का मतलब क्या है? उसको भागने के लिए नहीं रस्सी, उसको रस्सी देने का मतलब ये है कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी। टू गिव समवन द रोप, किसी को फांसी की सज़ा देना। अब देखो इसके लिए डेथ पेनल्टी यूज़ करते हैं फांसी की सज़ा के लिए, और इसके लिए एक वन वर्ड भी यूज़ होता है। बहुत ही अच्छा वन वर्ड है, करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। कमेंट्स में डालना जिन लोगों को याद है फांसी की सज़ा के लिए कौन सा वन वर्ड हम यूज़ करते हैं। सही जो आंसर्स होते हैं मैं हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता लगे। सब लोग जो है ज़रूर से ट्राई करें। आ जाओ नेक्स्ट पे। रस्सी से बनने वाली सारी इडियम्स देखेंगे। टू नो द रोप्स, रस्सियों को जानना। देखो एक जो जहाज़ है ना, जहाज़ या कोई बोट होती है, वो बोट जो है ना चलती है रस्सियों की वजह से। ये आप रस्सियाँ देख पा रहे हो, ये रोप है, ये रोप है, ये रोप्स हैं, ये रोप्स हैं, या नीचे भी कुछ रोप्स होती हैं। रोप्स की वजह से ही बोट जो है उसका जो पाल होते हैं ना, फ्लैग्स, वो आगे या पीछे खिसकाए जाते हैं। रोप्स की वजह से ही किसी बोट को तूफान में डूबने से बचाया जाता है। अगर आप रस्सियों को जानते हैं तो आप एक ऐसे नाविक हैं जो बहुत सालों से नाव चला रहे हैं। अब देखो इस नाव चलाने वाले काम को किसी भी फील्ड में ले जाओ, अगर आप एक ऐसे आदमी हो ना जो नो द रोप्स करता है, वो आप ऐसा आदमी होगा जो अपने काम में प्रोफेशनल है। किसी भी काम में अगर आप माहिर हो तो आप बोल सकते हो आई नो द रोप्स ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, टू नो वेरी वेल द डिटेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क और ए जॉब। इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। द कंपनी इज इन दिस बिजनेस फॉर 3 centuries एंड नोज द रोप्स ऑफ द इंडस्ट्री वेरी वेल। कंपनी इस व्यापार में पिछले 3 शताब्दियों से है, 300 सालों से है, और अच्छे से जानती है अंदरूनी चीज़ों को, रोप्स को, इस इंडस्ट्री की बहुत अच्छे से, वेरी वेल। टू नो द रोप्स मतलब अंदरूनी चीज़ों को, माइनर डिटेल्स को अच्छे से जानना। अब देखो जहाज़ से लेकर के ये ईडियम जो है हमने रेगुलर रूटीन कामों में यूज़ करनी शुरू कर दी है, तो कहानी आपको समझ लेनी है और ईडियम को बाद में अप्लाई करते रहना है। अब आ जाओ नेक्स्ट ईडियम पे, वो भी रस्सी से बनी है। टू शो समवन द रोप्स। अब देखो आप तो नो द रोप्स करते हो, आपको तो कोई काम अच्छे से आता है, लेकिन एक नया ट्रेनिंग आपको दिया गया और समझाया गया आपको कि इसको आप सिखाओ, तो आप उस आदमी को शो द रोप्स करेंगे। शो द रोप्स का मतलब है किसी आदमी को किसी जॉब, किसी टास्क के बारे में अंदरूनी डिटेल्स देना, किसी को अच्छे से ट्रेनिंग देना ताकि वो काम कर पाए आप ही की तरह। वन डे द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू शो हर डॉटर द रोप्स ऑफ देयर फैमिली बिजनेस। एक दिन इस बूढ़े आदमी ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को अंदरूनी चीज़ें सिखाएगा उनके फैमिली बिजनेस की। आई थिंक समझ पा रहे होंगे, शो समवन द रोप्स। चलो एक और देख लेते हैं इसी रोप से। टू लर्न द रोप्स, अगर कोई आपको शो द रोप्स कर रहा है तो आप रोप्स को लर्न भी तो कर रहे हैं। टू लर्न द इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब्स। सब कुछ रस्सियों से ही कनेक्टेड है। कोई आपको शो द रोप्स कर रहा है तो आप सीख रहे हैं, अगर आप लर्न द रोप्स कर रहे हैं तो भी आप सीख रहे हैं, और जब आप सीख जाएंगे तब आप बोलेंगे आई नो द रोप्स, मुझे अच्छे से अंदरूनी बातें पता है। द यंग गर्ल वॉज ट्राइंग टू लर्न द रोप्स ऑफ देयर फैमिली बिजनेस फ्रॉम हर फादर। यंग लड़की जो थी वो कोशिश कर रही थी सीखने को रोप्स को, अंदरूनी चीज़ों को अपने फैमिली बिजनेस की, अपने पापा से। यहाँ पे हर कर लेना, हर फादर। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। टू रोप समवन इन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है ये। देखिए रोप का मतलब है रस्सी, समवन का मतलब है कोई, इनका मतलब है अंदर। एक दोस्त है आपका जो आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसको किसी भी तरीके से मना लिया अपनी मदद करने के लिए। अब वो आपका दोस्त जो है ना बिना मन के आपकी मदद कर रहा है, जैसे आपने उसको रस्सी से पकड़ा है और इन कर लिया, अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया। रोप समवन इन
किसी ऐसे आदमी से अपना काम निकलवाना जो आपकी मदद नहीं करना चाहता। अब ये काम आप उसको बरगला के, उसको फुसला के, बहला के, उसको डरा के, प्रेशराइज करके, एंटाइज करके भी कर सकते हैं। टू एंटाइज, परसुएड और प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग फॉर यू विदाउट वंस विलिंगनेस। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। माई नेबर्स रॉब्ड मी इन ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर। मेरे पड़ोस वालों ने, पड़ोसियों ने मुझे रॉब में इन कर लिया, मुझे ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व कर लिया ऑर्गेनाइज करने में उनकी डॉटर की वेडिंग को, डॉटर की शादी को। तो कई बार लोग आपसे काम करवा लेते हैं ना, आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी आपको जो है काम करना पड़ता है। एक्चुअल में वो लोग आपको रॉप इन करते हैं। नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ेंगे। टू बी ऑन द रॉप्स। रॉप से बनने वाली सारी ईडियम्स एक साथ ले रहे हैं हम। टू बी ऑन द रॉप्स जो है ना, इस पिक्चर को देख के आप समझ पाओगे। अगर एक मुक्केबाज है, उसको दूसरे मुक्केबाज से ऐसी मार पड़े कि वो रस्सियों पे आके गिर जाए। ये रस्सियाँ देख रहे हो ना आप, रिंग के बाहर जो रस्सियाँ होती हैं, तो ये जो मुक्केबाज है ना, ये ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ डिफीट है। अगर आप ऑन द रोप्स हो तो आप हार चुके हो किसी काम में, नियर कोलैप्स हो या आप हार मानने वाले हो। आई बात समझ में। द कंपनी इज ऑन द रोप्स आफ्टर अ बैन ऑन देयर प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट। जो कंपनी है ऑलमोस्ट हार चुकी है, ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है एक बैन के बाद में उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो सरकार ने लगाया था। तो इस तरीके से बी ऑन द रोप्स को बॉक्सिंग के रिंग से आप कनेक्ट करके रखें। नेक्स्ट पे बढ़े। चलो नेक्स्ट ईडियम हमारे पास, टू गिव समवन इनफ रोप। अब देखो इस ईडियम को आप समझ पाओगे इससे। ये कहानी आपने सुनी होगी, एक आदमी जो है पेड़ पे मतलब टहनी को काट रहा था जिस टहनी पे खुद बैठा था। ये टू गिव समवन इनफ रोप का मतलब होता है किसी आदमी को आप इतनी रस्सी दे दो, और खास करके कैसे, मूर्ख आदमी को। अगर मूर्ख आदमी को आप रस्सी दोगे ना और इनफ रस्सी दोगे, वो खुद ही अपना फंदा बना लेगा। इस ईडियम का मतलब ये है कि मूर्ख आदमी से ज़्यादा माथा मत मारो, आप तो उसको खुला छोड़ दो, वो अपने आप ही अपने आप से माथा मार के अपना नुकसान कर लेगा। आपको उसका नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। टू गिव समवन इनफ फ्रीडम टू डू समथिंग रॉन्ग टू हिमसेल्फ। किसी आदमी को इनफ फ्रीडम देना कि वो अपने आप से ही जो है कुछ गलती कर ले, अपना ही नुकसान कर बैठे। A majority in parliament has given the ruling government enough rope to hang itself with controversial laws। ये सेंटेंस आपको एक न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। इस तरह के कई सेंटेंस, जब फार्म बिल आया था ना तब ऐसे सेंटेंस आ रहे थे। पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है इस सरकार की, उसने इस रूलिंग सरकार को इनफ रोप दे दी है कि ये अपना खुद का फंदा खुद ही बना लेगी, कंट्रोवर्शियल लॉज को इनेक्ट करके, ऐसे कानून बना के जिनसे कंट्रोवर्सी होती है। सरकार के पास मेजॉरिटी है, पूरी रस्सी है, इस मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के सरकार कानून बनाती है और वही कानून जो है सरकार को बाद में गिराने का काम करते हैं। बड़े नेक्स्ट ईडियम पे। चलो फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मीनिंग आपको आता होगा ऑलरेडी, बहुत कॉमन सी ईडियम है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बुरे परिणामों को, बैड रिपरकशंस को फेस करना। जैसे आपसे कोई गलती हो गई, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, अब आप घर आओगे, अपने पापा मम्मी की मार को, डांट को सुनोगे, तो आप बोल सकते हो आई हैड टू फेस द म्यूज़िक ऑफ माई जो है जो भी फेलियर है। अब ये ईडियम बनी कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि कोर्ट मार्शल नाम का एक आपने वर्ड सुना होगा, आर्मी में होता है कोर्ट मार्शल। और ये कब होता है, जब कोई गद्दार निकल आए या कोई ऐसा आर्मी मैन हो, सोल्जर हो जिसने अपनी ड्यूटी पूरी ना की हो। तो कोर्ट मार्शल के टाइम, आज भी होता है कुछ कंट्रीज़ में और पहले ज़रूर होता था, कोर्ट मार्शल के टाइम एक म्यूज़िक ऑफ एम्बेरसमेंट बजाया जाता है। आर्मी का एक बैंड होता है, उस बैंड का काम यही होता है कि जब किसी आदमी का कोर्ट मार्शल हो, उससे उसकी वर्दी छीनी जाए, तो आप इस बैंड को बजाएंगे, सारी दुनिया को पता लगे इस आदमी को हम कैसे बेइज्जत करके निकाल रहे हैं। तो ये जो फेस द म्यूज़िक करते थे ना, ये आर्मी से ही आया है। अगर आप फेस द म्यूज़िक कर रहे हैं, आपका कोर्ट मार्शल हो रहा है, एक्चुअल में आपको आपके गलत कामों की सज़ा मिल रही है। टू फेस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बैड डीड, किसी चीज़ के बुरे परिणामों को सहना। समझ में आ गया। इसकी ओरिजिन स्टोरी बनी है कहानी से, जो ये म्यूज़िक बनता था किसी के कोर्ट मार्शल के वक्त। आवर फ्यूचर जनरेशन विल हैव टू फेस द म्यूज़िक इफ़ वी डोंट कंटेन द ग्लोबल वार्मिंग टुडे। हमारे आने वाली पीढ़ी को फेस द म्यूज़िक करना पड़ेगा, बुरे परिणामों को, दुष्परिणामों को सहना पड़ेगा, अगर आज हम ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन नहीं करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना। चलो बड़े नेक्स्ट ईडियम पे। इन अ टाइट कॉर्नर या इन अ टाइट स्पॉट। बहुत ही आसान ईडियम है ये भी। अगर आपने मुंबई लोकल्स में कभी सफ़र किया हो या आपने सुना भी हो, ना भी किया हो तो भी सुना भी हो, तो आपने सुना होगा मुंबई लोकल्स में इतनी भीड़ होती है कि आप चढ़ गए तो उतर नहीं पाओगे, उतर गए तो चढ़ नहीं पाओगे।
कुछ लोगों के स्टेशंस निकल जाते हैं इस वजह से क्योंकि वो गाड़ी में उतरना चाहते थे लेकिन अपने स्टेशंस पे भीड़ होने की वजह से नहीं उतर पाए। तो इस लोकल का आप एक छोटा सा सहारा ले लो। बहुत खचाखच भरी हुई जगह में किसी कॉर्नर में अगर आप खड़े हो ना तो आप एक टाइट कॉर्नर में हो, एक टाइट स्पॉट में हो। अगर ज़िंदगी में टाइट कॉर्नर या टाइट स्पॉट में हो तो समझ लेना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। जैसे खचाखच भरी हुई गाड़ियों में कुछ लोग हुआ करते हैं, किनारों पे फंसे हुए लोग, है ना। इस इडियम को यूज़ करके दिखा देता हूँ। द स्कैम हैज़ पुट द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी इन अ टाइट कॉर्नर या स्पॉट। इस स्कैम ने, इस घोटाले ने कंपनी के चेयरमैन को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, पोजीशन में ला करके छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे आ जाओ। इन अ फैमिली या इन द फैमिली वे। मेरे ख्याल से ये इडियम सबको आती होगी, थोड़ी अजीब सी है ना। इन अ फैमिली या द फैमिली वे, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। अब ये बनी कैसे है? अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो फैमिली वे मतलब परिवार के रास्ते पे चल पड़ी है। पहले परिवार कैसे बनता है? पहले कपल बनता है, कपल रिप्रोड्यूस करते हैं, फुल फ्लेजेड फैमिलीज बनती हैं, है ना। आजकल कुछ कपल्स नहीं भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फैमिली बनाने का मतलब है एक फुल फ्लेजेड फैमिली बनाना। तो अगर आप इन अ फैमिली वे हैं या इन द फैमिली वे हैं तो आप एक ऐसी फीमेल हैं जो एक्सपेक्टिंग चाइल्ड, जो एक चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही है या प्रेग्नेंट है। सून आफ्टर गेटिंग मैरिड द गर्ल वॉज इन अ या द फैमिली वे। ये बहुत अच्छी इडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। 2-3 बार आपको एसएससी के अलग अलग एग्जाम से मिल जाएगी पिछले 10 सालों में, आप चेक करके खुद से देखना। चलो बढ़े नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड। किसी इंसान को अपने दिमाग का एक हिस्सा देना। देखो ये इसका दिमाग है, इसने एक हिस्सा निकाला और ये पीस जो है इसको दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? वैसे इसका देखने में मतलब लगता है किसी को ज्ञान देना, ठीक है, किसी को नॉलेज देना, किसी को नसीहत देना। लेकिन किसी को पीस ऑफ वंस माइंड देने का एक्चुअल मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। मान लीजिए ये आदमी है, इस पे आपको बड़ा गुस्सा है, आपके दिमाग में इसके लिए गुस्सा बना हुआ है। एक दिन आपने सोचा आज मैं इसको बता ही देता हूँ मुझे कितना गुस्सा है, तो आपने अपना सारा गुस्सा इस आदमी पे उतार दिया और उसको बता दिया कि तुम्हारी किस बात पे मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तो एक्चुअल में नेगेटिव वे में इस इडियम को यूज़ करते हैं, सीख या नसीहत देने के लिए नहीं, बल्कि किसी आदमी से अपना डिसप्लेजर या एंगर या फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने के लिए, ठीक है ना। गुस्सा है, आपके दिमाग में चल रहा है, एक दिन आपने सोचा कि दिमाग का ये गुस्से वाला हिस्सा इस आदमी को दे देता हूँ, इस आदमी को इसके मुंह पे बताऊंगा आज मैं इस आदमी से क्यों गुस्सा हूँ। द एंग्री कस्टमर called up the customer care and gave the executive a piece of his mind। इस गुस्से भरे ग्राहक ने कॉल अप किया, फ़ोन किया कस्टमर केयर के नंबर पे और अपना सारा गुस्सा कस्टमर केयर वालों को बताया। गेव द एग्जीक्यूटिव अ पीस ऑफ हिज माइंड। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो आपकी बात को सुनता है। याद रहेगी इडियम। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास टू गिव समवन अ लेग अप। लेग अप देना क्या होता है? ये वर्ड आपने पहली बार सुना है, लेकिन ये आपने कॉलेज स्कूल में बहुत बार किया होगा। इसको बोलते हैं लेग अप करना। आप किसी को लेग को अपने हाथ पे रख के किसी को अप लेके जाते हो ना, इसको बोलते हैं लेग अप करना। ये वैसे आप किसी को फिजिकली भी कर सकते हो और चाहें तो आप किसी को साइकोलॉजिकली भी कर सकते हो। किसी भी इंसान को अगर ज़िंदगी में ऊपर उठाओ, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उसको बूस्ट दो, सपोर्ट दो, तब आप इस इडियम को यूज़ करें टू गिव समवन अ लेग अप। राइजिंग एक्सपोर्ट्स हैव बीन गिविंग अ लेग अप टू द इंडियन इकोनॉमी। बढ़ते हुए जो निर्यात हैं वो एक्सपोर्ट देते आ रहे हैं, सपोर्ट देते आ रहे हैं, लेग अप देते आ रहे हैं, और बहुत बड़ा लेग अप हमारे देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। समझ में आ गया लेग अप कैसे बना है? इस वाली पिक्चर से आप लेग अप को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, अब 2-3 रह गई हैं लास्ट की। अब सारी इडियम बनेंगी कान से, ईयर से। टू गिव ईयर टू समवन। देखो ये आपका कान है और ये आपने किसी को दे दिया, मतलब क्या है? उस आदमी की बात को अब आप सुन रहे हैं। टू गिव ईयर टू समवन का मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम, किसी की एडवाइस को सुनना, जो आदमी सामने वाला आपसे कहना चाह रहा है। भाई ये कान ही आपने उसके नाम कर दिया, उसको बोल दिया भाई जो तू बोलता है बोल, मैं ये कान जो है तुम्हारे पास है, इससे मैं कोई और काम नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। तो किसी की बात पे अटेंशन देना कहलाता है टू गिव समवन, टू गिव ईयर टू समवन। अब इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। द टेलीकॉम सेक्टर हैज़ बिन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव ईयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो रिक्वेस्ट करता आ रहा है हमारी सरकार को कि सरकार गिव ईयर करे, सरकार सुने प्रॉब्लम्स को इस पूरी इंडस्ट्री की। समझ में आ गया ना? जब सरकार गिव ईयर करेगी तो इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स को अटेंशन देके ध्यान से सुनेगी। अब देखो ये जो गिव ईयर टू समवन है, इसी के एक ऑल्टरनेटिव इडियम भी है, टू पे डैश टू समवन। मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दी है,
5 सेकंड यहाँ मैं वेट करूँगा आप सभी का। कोशिश करके बताओ पे क्या करोगे किसी को इस ईडियम का सिनोनिम ईडियम बनाने के लिए। चलिए, इसको बोलते हैं टू पे हीड टू समवन। हीड या अटेंशन, है ना। टू पे अटेंशन या टू पे हीड या टू गिव ईयर टू समवन, दोनों का मतलब एक ही है। चलो आओ नेक्स्ट ईडियम पे। अगली ईडियम हमारे पास टू गिव समवन अ थिक ईयर। देखो पिछली ईडियम में तो आपने कान दिया था, टू गिव ईयर टू समवन। इस ईडियम में आपने किसी को अपना बहुत मोटा सा कान दे दिया है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? गिव समवन अ थिक ईयर का मतलब है किसी का कान मोटा कर देना। भाई ये आदमी था, इसका कान पहले तो नॉर्मल था, फिर ये इनकी मम्मा आई, इनकी मैडम है, जो मदर हैं, जो भी हैं, स्कूल टीचर हैं, इन्होंने कान को पकड़ा, अब कान को कर दिया मोटा। मोटा करना मतलब सुझा देना। तो गिव समवन अ थिक ईयर का मतलब है किसी का कान सुझा देना मार पीट के, ताकि उस आदमी को आप सही सबक दे पाएँ। जनरली चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए इस ईडियम को यूज़ करते हैं, और इसमें फिजिकल हर्ट करते हैं आप, मेंटल या साइकोलॉजिकल हर्ट की बात नहीं हो रही है। समझ में आया? सबक तो आप किसी को गाली दे के भी दे सकते हैं, बुरा भला कह के भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें सबक दिया जाता है उसके कान पकड़ के या किसी भी फॉर्म में फिजिकल पनिशमेंट दे करके। हिज फादर गेव हिम अ थिक ईयर, ईयर कर लेना यहाँ पे भाई, थिक ईयर, व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट हिज स्कूल बंक्स। जब पिताजी को स्कूल के बंक होने के बारे में पता लगा तो पिताजी ने अपने बेटे को एक थिक ईयर दिया, उसके कान पकड़ के उसको सबक सिखाया। चलो नेक्स्ट ईडियम पे बढ़े। अब ईयर से बन रही है टू टर्न अ डेफ ईयर टू समवन। देखिए डेफ का मतलब होता है, डेफ का मतलब होता है जो सुन ना पाए, है ना। जो डम, डम तो होता है बोल ना पाए, डेफ होता है जो सुन ना पाए। अगर किसी के सामने डेफ ईयर कर रहे हैं आप, तो उस आदमी के सामने उसकी बात को सुनने से आप मना कर रहे हैं। आपने अपना कान जो है ना उस आदमी के लिए बहरा कर लिया है। टू गिव समवन अ ईयर जो है उसका बिल्कुल उल्टा है, टू टर्न अ डेफ ईयर टू समवन। गिव ईयर में उसकी बात को सुनते हो, टर्न अ डेफ ईयर टू समवन में आप बहरे हो जाते हो उसके सामने, उसकी बात सुनने से मना कर देते हो। मीनिंग वही है, बड़ा सिंपल सा, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समवन। आफ्टर द इलेक्शंस पॉलिटिशियंस टर्न अ डेफ ईयर टू द कंप्लेंट्स ऑफ देयर वोटर्स। इलेक्शंस के बाद में पॉलिटिशियन जनरली अपने वोटर्स की, मतदाताओं की कंप्लेंट्स को लेकर के बहरे हो जाते हैं। टर्न अ डेफ ईयर टू कर देते हैं, सुनने से मना कर देते हैं। चलो ये इसका रियल लाइफ यूज है इस सारी जो है इडियम्स का। अब इसी से और आगे बढ़ते हैं। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समवन। देखो अब तो आपने यहाँ पे बहरे होने का नाटक किया। नाटक किया मतलब किसी की बात को सुनने से मना कर दिया। जैसे एक बहरे आदमी से आप बात कर रहे हो, वो आपकी बात ना सुन पाए। यहाँ पे आप किसी से अंधे होने का नाटक कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है? किसी गलत काम को होते देना, उसको ना देखना। आ रही बात समझ में? टू डेलिबरेटली इग्नोर और ओवरलुक समथिंग। आप कोई गलत काम कर रहे हो, एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपका पड़ोसी है, आपके भाई का दोस्त है। उसने क्या किया? आपकी चीटिंग के सामने ब्लाइंड आई को टर्न कर दिया। आपकी चीटिंग को लेकर के वो अंधा हो गया, वो देख रहा है चीटिंग को और होने दे रहा है। तो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। विनल पुलिसमैन हैड टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द क्राइम्स कमिटेड बाय द माफिया इन द सिटी। जो विनल पुलिसमैन है, अब देखो कल ही मैंने आपको एक पूरी वो करवाई थी मैंने, कन्फ्यूजिंग वर्ड वाली सीरीज़। विनल और विनियल में क्या फ़र्क होता है? अगर चैनल को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा। विनल का मतलब होता है भ्रष्ट, विनियल का मतलब होता है जो मामूली हो, जो ज़्यादा सीरियस ना हो। तो ये विनल पुलिसमैन मतलब भ्रष्ट पुलिसमैन ने टर्न कर लिया एक ब्लाइंड आई को। इसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया सारी की सारी क्राइम्स को जो कमिट किए जाते हैं सिटी के अंदर माफिया के द्वारा। तो पुलिस वाले भ्रष्ट हो गए हैं, माफिया के सारे गुनाहों को आँख खोल करके देख रहे हैं, टर्न ब्लाइंड आई टू कर रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, वन वर्ड है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है ना तो सपोर्ट करना ना अपोज करना। गलत चीज़ों को कंडोन करते हैं जब आप, तो आप उन चीज़ों के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको गलत भी नहीं बोलते और सही भी नहीं बोलते। ठीक है, कंडोन। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट इडियम हमारी आज की। टू डू समथिंग इन अ वॉक और ब्रीज। मैं काम करूँगा, इसको यहीं रैपअप करूँगा। सब लोग इसको नेट पे खुद से सर्च करेंगे। ठीक है, क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी तो चलो मैं आपको नेक्स्ट इडियम में, नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। सब लोग खुद से सर्च करो टू डू समथिंग इन अ वॉक या ब्रीज का मीनिंग क्या होता है। जब आप खुद से सर्च करते हो ना, हमेशा ज़िंदगी भर वो चीज़ आपके याद रहती है। नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे इसी ईडियम के साथ में। कोशिश ये है कि एक मंथ के अंदर 400 ईडियम का टारगेट अपना पूरा हो जाए। लाइक्स और शेयर्स देते रहना ताकि इस क्लास को बनाने का मेरे को पूरा मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन रहेगा तभी अपना जो है
मतलब काम कर पाएंगे बिना मोटिवेशन के, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स, 3 ही कोर्स हैं, 1-1 साल की वैलिडिटी है, फ़ायदा आप जाकर के ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एप्लीकेशन, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।